सक्सेना। उत्तराखंड के सहकारिता विभाग में भर्ती घोटाले पर कांग्रेस ने राज्य की बीजेपी सरकार को घेरा है। कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने इस पूरे फर्जी घोटाले में एसआईटी जांच की मांग की थी, लेकिन सरकार केवल विभागीय जांच कहकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। आखिर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कहने वाली बीजेपी की सरकार इस पूरे प्रकरण में एसआईटी जांच से क्यों बच रही है, ये सवाल कांग्रेस का। वहीं आखिर घोटाले के सूत्रधार को बीजेपी क्यों बचाना चाहती है? कांग्रेस का यह भी कहना है कि अगर इस मामले में हीला हवाली की गई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी। और हमारे साथ जुड़ी है सारा समय की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना जरा पूरा मामला बताएं। मनु, देखिए, ये मामला कोई नया नहीं है, ये काफी पुराना है और ये पिछली सरकार के समय से चल रहा है, क्योंकि ये माना गया था कि लगभग 400 से ज्यादा 4th क्लास कर्मियों की नियुक्ति का आदेश सहकारिता विभाग में हुआ था और ये अलग अलग जो जिला बैंक हैं उनके स्तर पर होना था। सरकार के ही पास शिकायत आई कि यहाँ पर कुछ न कुछ अनियमितता हुई है और जो भर्ती है वो मानकों के विपरीत हुई है। सरकार ने ही विभागीय जांच करवाई, उसमें ये सामने आया। तब तक दूसरी सरकार आ गई थी, यानी कि बीजेपी की सरकार थी, लेकिन पार्ट 2 शुरू हो चुका था और उसमें ये सामने आया कि कुछ बैंकों में वास्तव में अपने चहेतों को नौकरी दिलाई गई थी और वो कहीं भी मानक को फुलफिल नहीं करते थे। ऐसे में कई लोगों पर कार्रवाई विभागीय तौर पर की गई। खास तौर पर देहरादून, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर जिलों के जो सहकारिता बैंक थे उनको जांच के दायरे में रखा गया, वो रडार पर आए। कई लोगों को हटाया गया पदों से। कांग्रेस तब भी कहती रही कि एसआईटी जांच हो, लेकिन सरकार ने कहा कि जब विभागीय जांच में ही दोष सामने आ रहे हैं, दोषी भी सामने आ रहे हैं, तो फिर एसआईटी की जरूरत क्या है। कांग्रेस का कहना है कि इतना बड़ा गड़बड़ झाला बगैर ऊपरी शह के नहीं हो सकता है और उनका सीधा सीधा कहना है कि मंत्री स्तर से इसमें कुछ ना कुछ हस्तक्षेप हुआ होगा, इसलिए एसआईटी जांच जरूरी है। लेकिन बीजेपी ने साफ डिनाई किया। खास तौर पर अगर सरकार की बात करें, उन्होंने कहा अगर सरकारी जांच में और विभागीय जांच में कहीं कोई ऐसा मामला सामने आएगा कि इसके लिए एसआईटी जांच की जरूरत है तो उसकी तब एसआईटी जांच होगी, वरना जांच में सारी चीजें सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो 400 पद स्वीकृत हुए थे सभी पर अभी भर्ती नहीं हुई है, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। इसी बीच सरकार ने एक और चीज तय की है कि सहकारिता विभाग में जो भी आउटसोर्स कर्मी हैं उन सबको हटाया जाएगा, क्योंकि इसमें भी ये बात सामने आई थी कि इसमें भी अपने लोगों को नौकरी पे लगाया गया है। तो सरकार का साफ कहना है कि सहकारिता विभाग अपने स्तर पर नियुक्ति करेगा, ना कि आउटसोर्स करके कर्मियों को बुलाएगा। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ये मामला तो पुराना है, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस के पास एक अच्छा मुद्दा है। और आप समझ सकती है कि भले ही यहाँ से 450 किलोमीटर दूर चंपावत में उपचुनाव हो रहा हो मनु, लेकिन मुख्यमंत्री मैदान में है तो उसकी तपिश थोड़ी सी देहरादून में जरूर सुनाई देगी और महसूस होगी। ज्योत्सना, कुल मिलाकर यानी उपचुनाव से पहले कांग्रेस के लिए सहकारिता विभाग का घोटाला एक बड़ा मुद्दा है और जिस तरह से एसआईटी की मांग की जा रही है, लगता नहीं कि राजनीति यहीं रुकेगी। देखिए, कांग्रेस को इस समय मुद्दों की तलाश है, क्योंकि कांग्रेस को किसी भी तरीके से अपनी सक्रिय विपक्ष की जो एक भूमिका है उसको दिखाना है, क्योंकि उसके अधिकांश नेता इस समय नाराज हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह एकदम न्यूट्रल हैं। रही बात हरीश रावत की, तो वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। गणेश गोदियाल एकदम से न्यूट्रल हैं और इस समय कमान करण महाराज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके कंधों पर है और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के कंधों पर है। हालांकि कल कुछ लोगों से बातचीत में प्रीतम सिंह ने जरूर कहा कि हमने चंपावत में कमजोर उम्मीदवार उतारा है, हमको वहां पर किसी बड़े नेता को मुख्यमंत्री के अगेंस्ट उतारना चाहिए था। ये बात कांग्रेस के अंदर लगातार चल रही है। जैसे हमने बात भी की है कि बीजेपी भी कह रही है कि हमें वॉक ओवर दे दिया है कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस अपने एक सशक्त उम्मीदवार मैदान में नहीं उतार पाई है। निर्मला गहतोड़ी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगी और वो भी मुख्यमंत्री के खिलाफ। तो कह सकते हैं कि एज ए लीडर निर्मला गहतोड़ी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा कि आखिरकार उन्हें टिकट मिला और वो मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। लेकिन कांग्रेस कितनी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, इसके आगे भी क्वेश्चन मार्क है।
ऐसे में ये जो मुद्दे हैं वो देहरादून में ज्यादा सुनाई देते हैं, क्योंकि अध्यक्ष या बड़े स्तर पर सहकारिता घोटाले को भी उठाया नहीं गया, प्रवक्ता स्तर पर इस बात को उठाया जा रहा है। अगर इस मामले में कांग्रेस मुखर होकर आगे उठाएगी तो तब ये बड़ा मुद्दा बन सकता है, वरना ये महीनों से चला आ रहा है। जैसे जोत्सना, यहाँ पर कांग्रेस कह रही कि विभागीय जांच कर इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश बीजेपी की है, एसआईटी की मांग कर रही है, लेकिन एसआईटी की जांच पर भी कितना भरोसा होगा कांग्रेस को, क्योंकि एसआईटी भी तो राज्य सरकार के दायरे में ही आती है। बिल्कुल आपने सही कहा कि भले ही विभागीय जांच से अभी कांग्रेस संतुष्ट नहीं है और कांग्रेस का सीधा सीधा निशाना है सहकारिता मंत्री पर। उनका कहना है कि इतना बड़ा गड़बड़ झाला बगैर मंत्री की शह के नहीं हो सकता है, लेकिन मंत्री ने भी साफ कर दिया कि आपने हमें गड़बड़ झाला नहीं बताया, हमारे संज्ञान में खुद गड़बड़ झाला आया और हमने विभागीय जांच बिठा दी है, जहां पर जो दोषी लोग हैं उन्हें हटाया गया है, निलंबित किया गया है, सस्पेंड किया गया है और जो नियुक्तियां गलत हुई हैं उनको भी निरस्त किया गया है। तो ऐसे में हमको एसआईटी जांच की जरूरत नहीं है। दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन राजनीति आप जानते हैं, और खास तौर पर अगर उपचुनाव सामने हो रहा हो, मुख्यमंत्री मैदान में हो, तो छोटे मुद्दे भी बड़े बन सकते हैं। और सहकारिता का मुद्दा तो पहले से ही चला आ रहा है, तो कांग्रेस इसको भी कैश करवाना चाहेगी और अगर मुखर तरीके से उठाएगी तो ये मामला आगे बढ़ सकता है, क्योंकि मामले में कुछ ना कुछ विभाग के घोटाले के जरिए सीधे मंत्री पर कांग्रेस का निशाना। शुक्रिया तमाम जानकारी ज्योत्सना हम तक पहुंचाने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे खबर पर अपडेट लेंगे, लेकिन यहां पर अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ये नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था, जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपको जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से हो रही है। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। कोरोना धोना नहीं रहना है अगर अपने भीतर का शौर्य को जगाए। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। उत्तराखंड में इन दिनों चारधाम यात्रा चल रही है। कपाट खोलने के मात्र 5 दिन में ही 90,000 से ज्यादा यात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन कर लिए हैं। यात्रियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से बाबा के दर्शन के लिए भक्तों की 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। मुख्य द्वार पर भक्तों की भारी भीड़ के चलते व्यवस्था को संभालना मुश्किल हो रहा है, लेकिन अब प्रशासन ने मंदिर के मुख्य द्वार और वीआईपी द्वार पर पक्की बैरिकेडिंग कर दी है। बैरिकेडिंग लगने से अब यात्रियों को बाबा केदार के अच्छे से दर्शन हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चारों धामों के लिए सरकार ने यात्रियों की जो संख्या निर्धारित की थी उस गाइडलाइन की धज्जियां उड़ गई हैं। चारों धामों में श्रद्धालुओं की पहुंचने की संख्या बहुत ज्यादा है। हमारा प्रयास है कि हम बाबा जी के दर्शन, केदारनाथ जी के दर्शन त्वरित गति से कराएं ताकि अधिक से अधिक लोग दर्शन कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा क्यू मैनेजमेंट सिस्टम हो। और तो हमने जो केदारनाथ जी के दर्शन करने यात्री आ रहे हैं उनके लिए एक बैरिकेडिंग की भी एक प्रोविजन रखा है ताकि लोग लाइन बंद होकर गेट से एंट्री करें। साथ ही जो वीआईपी गेट की तरफ भीड़ जमा हो जाती थी उसके लिए भी बैरिकेडिंग कर दी गई है तथा यदि कोई अति आवश्यक दर्शन करने की स्थिति आती है तो उनको भी बैचेज में उस समय लिया जाता है जब अन्य भीड़ न हो। तो इससे सुविधा ये हो रही है कि हम 1 मिनट में या 1 घंटे में अधिक से अधिक लोगों को दर्शन करवा पा रहे हैं और लाइन भी त्वरित गति से आगे बढ़ रही है।
सारा जानकारी के लिए बात करते हैं सारा समय के एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना से। ज्योत्सना, कांग्रेस तो कह रही है कि व्यवस्था चरमरा गई है, लेकिन ग्राउंड पर किस तरीके के हालात है, जो कि सरकार भी मानती है जितना प्रेडिक्शन था उससे ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं? मनु, अगर चार धामों की बात करूं तो वास्तव में सरकार का जो अनुमान था उससे कई गुना ज्यादा यात्री इस समय आ रहे हैं। हालात ये हैं कि जो स्थानीय स्तर पर, अगर मैं देहरादून से बात करूं कि देहरादून से किसी को पौड़ी जाना है, उसको टैक्सी बुक करवानी है तो उसको टैक्सी नहीं मिल रही है, बसेस नहीं मिल रही हैं। ऋषिकेश में 2-2, 3-3 दिन वेट करने के बाद चारधाम यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों को बसें मिल रही हैं। जो यहाँ पर धर्मशाला है या होटल है, गेस्ट हाउस है, वहां पर तीर्थ यात्रियों को कई कई दिन वेट करना पड़ रहा है। और उससे बड़ी बात यह है कि जब वो धामों में पहुंच जा रहे हैं तो वहां पर भी उनको जो दर्शन है वो आसानी से नहीं हो पा रहे। सरकार रेगुलेट करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है, लेकिन मनु, जो यहाँ की टोपोग्राफी है, जो भौगोलिक स्थिति है, उसमें यही है कि रास्ता एक ही है। यानी कि आपको गंगोत्री जाना है तो वन वे सिस्टम है, एक ही रास्ते से जाएंगे, एक ही रास्ते से वापस आएंगे। ना पैदल रास्ते की दूसरी कनेक्टिविटी है, न रोड की दूसरी कनेक्टिविटी है। ऐसा ही गंगोत्री का है, ऐसा ही केदारनाथ का, ऐसा ही बद्रीनाथ का है। लेकिन जो सबसे ज्यादा पैनिक स्थिति इस समय है वो है केदारनाथ धाम में। वहां पर सरकार ने तय किया था कि मैक्सिमम 12,000 लोग एक दिन में दर्शन करेंगे, लेकिन इससे दुगने लोग वहां पर आ रहे हैं जो दर्शन कर रहे हैं। आलम यह है कि एक तो हाई एल्टीट्यूड, बहुत ज्यादा ठंडा, छोटी सी वैली, और लोग वहां घंटों इंतजार कर रहे हैं तब उनको दर्शन करने को मिल रहे हैं। 1 से 2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। टेम्परेचर माइनस होने के बाद लोगों को कार्डिक अरेस्ट हो रहा है, डेथ हो रही है, लोगों को अन्य तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं जिसे लेकर अब सरकार काफी अलर्ट हो गई है। और सरकार ये कतई नहीं चाहती है कि यात्रा को लेकर कोई गलत मैसेज जाए। रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है। केदारनाथ में नंबर बढ़ाया जा रहा है और सरकार ने, जो जिला प्रशासन है, उसको सख्त हिदायत दी है कि वो पूरा रेगुलेट करे, क्योंकि जो बीच बीच में पड़ाव है वहां पर तीर्थ यात्रियों को रोके, क्योंकि सरकार किसी भी अप्रिय स्थिति में वहां पर कैसे लोगों का बचाव करेगी या कैसे लोगों को जरूरी चीजें देगी, ये सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या है। और मनु, मैं आपको बता दूं, हाई एल्टीट्यूड वाली जगह पर तो भीड़ में हो सकता है कि धक्का मुक्की जैसी स्थिति भी बन जाए, और वहां पर फिर अगर ऐसी चीजें होती है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा व्यवस्था को संभालना प्रशासन के लिए। तो क्या ऐसा भी संभव है कि कोई श्रद्धालु की एक निश्चित संख्या वहां पर कर दी जाए कि हर डे इतने ही श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे? क्या इस बारे में भी सरकार सोच रही है, और क्या क्या स्टेप्स ले रही है सरकार, ये भी बताएं। देखिए मनु, पहले सरकार ने तय किया था कि केदारनाथ धाम में 12,000 लोग पर डे दर्शन करेंगे। सरकार की इसके पीछे जो मंशा थी वो साफ थी कि लगभग 7,000 लोगों की वहां रहने की कैपेसिटी है, यानी कि 7,000 लोग रह सकते हैं और इतने लोग दर्शन करके वापस लौट सकते हैं, हेली से या पैदल रास्ते से। लेकिन सरकार की ये कैलकुलेशन फेल हो गई और वहां हजारों लोग खुले में रहने को मजबूर हैं। आलम यह है मनु कि रात को 3 बजे से 2 बजे से लोग लाइन में लग जा रहे हैं और कड़ाके की ठंड है। रात को तो कई बार टेम्परेचर माइनस में भी चले जाता है। और दूसरा, वहां पर मौसम का कुछ ऐसा मिजाज रहता है कि दोपहर बाद अक्सर बारिश होती है। आजकल भी रोज बारिश हो रही है। तो आप सोचिए कि ठंड में कोई श्रद्धालु बारिश में भीगकर पहुंचता है और फिर वो ठंड में लाइन में खड़ा रहता है तो उसकी हेल्थ प्रॉब्लम होगी। सरकार इन सब चीजों को मॉनिटर कर रही है और अब जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस संख्या को बढ़ाने की कोशिश है कि लगभग 15,000 तक पर डे संख्या निर्धारित कर दी जाए। और साथ ही जिला अधिकारी को कहा जा रहा है कि पैदल मार्ग में भी जो पड़ाव है, चाहे हम रामबाड़ा की बात करें, उसके अगेंस्ट जो अब लिंचोली है, छोटी लिंचोली है, रुद्रा पॉइंट है, यहाँ पर कुछ टेंट कॉलोनी बनाई गई है। तो यहाँ पर यात्रियों को रोक करके केदारनाथ में यात्रियों को नियंत्रित किया जाए। इसके अलावा सोनप्रयाग, गुप्त काशी में भी एक संख्या में यात्रियों को रोका जाए ताकि उनको असुविधा भी ना हो। वो दर्शन करने आए तो अच्छे ढंग से दर्शन भी कर ले और सकुशल वापस भी चले जाए। लेकिन इस समय बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है कि ऋषिकेश में ही हजारों की संख्या में इस समय लोग हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि उनको गाड़ी मिले और वो चारधाम के लिए निकले। लगभग 9 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। ये जून मिड तक का रजिस्ट्रेशन है। तो आप समझ सकती हैं कि सरकार के लिए बहुत आसान नहीं है सारी चीजों को मॉनिटर भी करना, रेगुलेट भी करना। 2 साल बाद अब चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है तो श्रद्धालु भी जाहिर तौर पर एक्साइटेड होंगे, लेकिन
लेकिन यहाँ पर सरकार को अपने इंतजामों को बेहतर करना होगा, क्योंकि जो कश्मीर में आपको याद होगा, जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी के दौरान जो घटना नए साल पर हुई थी, उसे दोबारा कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि उसके राज्य में इस तरीके की घटना दोहराई जाए। बिल्कुल, देखिए इसीलिए सरकार बहुत अलर्ट है। और मनु, हम जम्मू कश्मीर की घटना तो अभी ताजी है, 2013 की आपदा को नहीं भूलें। पहाड़ी इलाका है, यहाँ कभी भी किसी भी तरीके की आपदा हो सकती है। 2013 को जब 16 जून को आपदा आई थी मनु, उस दिन भी केदार धाम में 25,000 के लगभग लोग मौजूद थे, रिकॉर्ड लोग थे। उस समय भी यात्रा बहुत चरम पर थी उस साल, लेकिन अचानक जून के महीने ही सैलाब आया और उसकी तबाही आप जानती हैं कि कितनी जबरदस्त तबाही थी कि पूरी केदार घाटी एक किस्म से वीरान हो गई थी। पूरा वहां पर हालात जो थे वो देखते ही, उस मंजर को देखते ही हमारी भी रूह सियार उठती थी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि 2 साल बाद कपाट ओपनिंग सेरेमनी में श्रद्धालुओं को आने का मौका मिला, और जिन लोगों की आस्था होती है वो लोग बहुत दूर से आते हैं। मनु, मैंने खुद देखा है, क्योंकि कई बार मुझे ओपनिंग में रहने का मौका मिला है बद्री केदार में, और मैंने वो जुनून देखा है, वो आस्था श्रद्धा देखी है। और इस बार तो 2 चीजें हैं, आस्था और श्रद्धा, और मैदान का तापमान, यानी कि उत्तराखंड में मौसम बहुत खुशनुमा है, उसके साथ आस्था और श्रद्धा है, तो यात्रियों की संख्या में बहुत ज्यादा इजाफा है। इस बार आपको मास्क नहीं पहनना है, डिस्टेंस नहीं है, अपने आराध्य को आप सीधे सामने जाके देख सकते हैं। पिछले कोई भी चीज अगर कैपेसिटी से ज्यादा होती है तो वो बड़ा मुश्किल का चुनौती खड़ी कर देती है सरकार के सामने, इसलिए बेहतमूड होगा देखना आपकी किस तरह से इंतजामों को बेहतर करती है सरकार, क्या स्टेप उठाती है। शुक्रिया तमाम जानकारी ज्योत्सना हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी, प्राइवेट स्कूलों को 25% में एडमिशन देना होगा। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने हल्द्वानी के पास काठगोदाम के सर्किट हाउस में प्राइवेट स्कूलों के साथ बैठक ने कहा कि स्कूल ने जो फीस निर्धारित की है वही फीस छात्र छात्राओं से ली जाएगी। इस दौरान उन्होंने स्कूलों में को बेहतर करने के अधिकारियों को निर्देश दिए, उनके पेच भी कसे। अफसरों के साथ बैठक के दौरान उन्होंने 100 दिन के अंदर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक प्राइमरी स्कूल में 5,000 रुपये हम खेल के लिए दे रहे हैं और 5-5 हज़ार रुपये पुस्तकालय के लिए दे रहे हैं। जूनियर हाई स्कूल में 10-10 हज़ार रुपये दे रहे हैं। हाई स्कूल में हम 15-15 हज़ार रुपये दे रहे हैं, और प्रत्येक इंटर कॉलेज को 20-20 हज़ार रुपये दिए जाएंगे, ताकि वो स्कूलों में एक पुस्तकालय भी बना दें और खेल की सामग्री भी दे दें। प्रत्येक स्कूल को शौचालय से लेके, बिजली का कनेक्शन के लेके, कंप्यूटर से लेके और स्मार्ट क्लास तक हम प्रत्येक इंटरमीडिएट कॉलेज को दे रहे हैं। और 1,000 स्कूलों को इस बार हम लैब दे रहे हैं, फिजिक्स लैब दे रहे हैं, केमिस्ट्री लैब दे रहे हैं, जूलॉजी और बॉटनी की लैब दे रहे हैं। 100% टीचरों की नियुक्तियां की जाएंगी। 100 दिन का टारगेट हमारी सरकार का है। और इतना ही नहीं, इस बार हमने प्रवेश उत्सव चलाया है। अभी तक 1,32,000 बच्चों ने हमारे सरकारी स्कूल में एडमिशन ले लिया है। और हमने ये भी तय किया है कि 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस है। उस दिन हम अपने उत्तराखंड राज्य में 5 लाख लोगों से शपथ दिलाएंगे कि वो तंबाकू का सेवन जो है बंद करें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विपिन चंद्रा। विपिन, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की तरफ से जो प्राइवेट स्कूल पर टिप्पणी की गई है, माना जाए कि जो वसूली जबरन फीस को लेकर की जा रही थी, मनमाने दाम वसूले जा रहे थे, अब उस पर लगाम लगेगी? बिल्कुल, जिस तरीके से जो है गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर जो सख्ती है वो बढ़ाती चली जा रही है। माना जा रहा है कि जो फीस है, फीस इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जो परिवार हैं उनके अपने 2 बच्चों का लालन पालन भी वो सही से नहीं कर पा रहे हैं स्कूली शिक्षा को लेकर। इसी बात को लेकर ज्यादातर, क्योंकि प्रदेश के अंदर क्या सभी जगह मैक्सिमम जो स्कूल्स होते हैं वो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, सरकारी स्कूल काफी कम होते हैं, और प्राइवेट स्कूल में ही मोस्टली लोग पढ़ाना पसंद करते हैं। तो इन्हीं कारणों को देखते हुए जो उनकी फीस है, फीस को गवर्न करने की बात गवर्नमेंट लगातार करती रही है। फीस एक्ट की बात गवर्नमेंट ने की और उसका पूरा डिजाइन हो चुका है। वो कब से लागू होगा और किस तरीके का जो है फीस को की जो स्थितियां बनी हुई हैं, घर परिवार जो है इस बात को लेकर ज्यादा आशंकित हैं कि वो कहीं अपने बच्चों को ना पढ़ा पाए। इसी बात को लेकर कुछ पेरेंट्स एसोसिएशन है, उन्होंने शिक्षा मंत्री से मुलाकात करी थी और शिक्षा मंत्री से मुलाकात करके एक बात और शिकायत करी थी कि जो प्राइवेट स्कूल है उनकी ज्यादा मनमानी है, किताबों की जो इसके अलावा जो और अन्य खर्चे भी हैं वो भी काफी ज्यादा है। इसी बात को अंकुश लगाने की बात उन्होंने कही थी। तो जो मंत्री हैं, मंत्री ने बैठक करके
सभी शिक्षा अधिकारियों को डायरेक्शन दिए हैं कि वो इस बात को सुनिश्चित कर लें कि किसी भी स्कूल के अंदर जो फीस है उसको जो है कम किया जाए। क्या कितनी कम हो सकती है, उसमें एक्ट में प्रोविजन किया गया है। इसके अलावा 100 दिन का उन्होंने एक चार्ट बनाया कि किस तरीके से अब जो है एजुकेशन, जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो माध्यमिक एजुकेशन है, उसको को करना है। क्योंकि कई स्कूल्स में देखा गया कि फिजिक्स लैब नहीं है, इसके अलावा कई स्कूल्स में जो है लाइब्रेरी नहीं है। इस बात की भी चिंता जो है जो धन सिंह रावत हैं उन्होंने करी है। उनका कहना है कि 20-20 हजार 10-10 हजार करके प्रत्येक स्कूल को दिए जाएंगे और एक रोड चार्ट पूरा उन्होंने बनाने की बात कही है कि जिस तरीके से उत्तराखंड के जो ग्रामीण सुदूर इलाकों में जो स्कूल हैं उनमें शिक्षक पहुंचे, इसको भी दुरुस्त करने की बात। चलिए विपिन, देखना होगा कि रोड चार्ट पर कितना सरकार अमल कर पाती है और प्रशासन उसे किस तरीके से लागू करेगा। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधम सिंह नगर के बाजपुर में दहेज हत्या के आरोप में पुलिस ने पति और सास को गिरफ्तार कर लिया है। बाजपुर की सीओ वंदना शर्मा का कहना है कि मृतका के परिजनों की तहरीर पर यह कार्रवाई की गई। दरअसल बीते महीने आपको बता दें कि बाजपुर के बरहनी गांव में नीतू नाम की महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। क्षेत्र का मामला है। इसमें एक मृतका नीतू पत्नी सोनू, इसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी बीते दिनों। उसमें इसका पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उसके बाद इसके ये बात इसके ससुराल वाले सास और उसका पति प्रताड़ित कर रहे थे लंबे समय से। सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इसमें इसकी सास रन्नू देवी और इसके पति माननीय न्यायालय के समक्ष इनका रिमांड लिया जाए। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए सारा समय के साथ। सारा प्रणाम। सहारा प्रणाम। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस ना कर सको तो कंफ्यूज कर।
से वो पैसा नहीं ले वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ई नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, इतने सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं। ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था, जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से होगी। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। कोरोना धोना नहीं रहना है अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। समझाइए, किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। सारा प्रणाम। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बरूरा सक्सेना। उत्तराखंड के सहकारिता विभाग में भर्ती घोटाले पर कांग्रेस ने राज्य की बीजेपी सरकार को घेरा है। कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने इस पूरे फर्जी घोटाले में एसआईटी जांच की मांग की थी, लेकिन सरकार केवल विभागीय जांच कहकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। आखिर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कहने वाली बीजेपी की सरकार इस पूरे प्रकरण में एसआईटी जांच से क्यों बच रही है, ये सवाल कांग्रेस का। वहीं आखिर घोटाले के सूत्रधार को बीजेपी क्यों बचाना चाहती है? कांग्रेस का यह भी कहना है कि अगर इस मामले में हीला हवाली की गई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी। और हमारे साथ जुड़ी है सारा समय की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना। जरा पूरा मामला बताएं। मनु, देखिए ये मामला कोई नया नहीं है, ये काफी पुराना है और ये पिछली सरकार के समय से चल रहा है, क्योंकि ये माना गया था कि लगभग 400 से ज्यादा 4th क्लास कर्मियों की नियुक्ति का आदेश सहकारिता विभाग में हुआ था और ये अलग अलग जो जिला बैंक हैं उनके स्तर पर होना था। सरकार के ही पास शिकायत आई कि यहाँ पर कुछ न कुछ अनियमितता हुई है और जो भर्ती है वो मानकों के विपरीत हुई है। सरकार ने ही विभागीय जांच करवाई, उसमें ये सामने आया। तब तक दूसरी सरकार आ गई थी, यानी कि बीजेपी की सरकार थी, लेकिन पार्ट 2 शुरू हो चुका था और उसमें ये सामने आया कि कुछ बैंकों में वास्तव में अपने चहेतों को नौकरी दिलाई गई थी और वो कहीं भी मानक को फुलफिल नहीं करते थे। ऐसे में कई लोगों पर कार्रवाई विभागीय तौर पर की गई। खास तौर पर देहरादून, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर जिलों के जो सहकारिता बैंक थे उनको जांच के दायरे में रखा गया, वो रडार पर आए। कई लोगों को हटाया गया पदों से। कांग्रेस तब भी कहती रही कि एसआईटी जांच हो, लेकिन सरकार ने कहा कि जब विभागीय जांच में ही दोष सामने आ रहे हैं, दोषी भी सामने आ रहे हैं, तो फिर एसआईटी की जरूरत क्या है? कांग्रेस का कहना है कि इतना बड़ा गड़बड़ झाला बगैर ऊपरी शह के नहीं हो सकता है और उनका सीधा सीधा कहना है
कि मंत्री स्तर से इसमें कुछ ना कुछ हस्तक्षेप हुआ होगा, इसलिए एसआईटी जांच जरूरी है। लेकिन बीजेपी ने साफ डिनाई किया, खासतौर पर अगर सरकार की बात करें, उन्होंने कहा अगर सरकारी जांच में और विभागीय जांच में कहीं कोई ऐसा मामला सामने आएगा कि इसके लिए एसआईटी जांच की जरूरत है तो उसकी तब एसआईटी जांच होगी, वरना जांच में सारी चीजें सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो 400 पद स्वीकृत हुए थे सभी पर अभी भर्ती नहीं हुई है, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। इसी बीच सरकार ने एक और चीज तय की है कि सहकारिता विभाग में जो भी आउटसोर्स कर्मी हैं उन सबको हटाया जाएगा, क्योंकि इसमें भी ये बात सामने आई थी कि इसमें भी अपने लोगों को नौकरी पे लगाया गया है। तो सरकार का साफ कहना है कि सहकारिता विभाग अपने स्तर पर नियुक्ति करेगा, ना कि आउटसोर्स करके कर्मियों को बुलाएगा। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ये मामला तो पुराना है, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस के पास एक अच्छा मुद्दा है। और आप समझ सकती है कि भले ही यहाँ से 450 किलोमीटर दूर चंपावत में उपचुनाव हो रहा हो मनु, लेकिन मुख्यमंत्री मैदान में है तो उसकी तपिश थोड़ी सी देहरादून में जरूर सुनाई देगी और महसूस होगी। ज्योत्सना, कुल मिलाकर यानी उपचुनाव से पहले कांग्रेस के लिए सहकारिता विभाग का घोटाला एक बड़ा मुद्दा है और जिस तरह से एसआईटी की मांग की जा रही है, लगता नहीं कि राजनीति यहीं रुकेगी। देखिए, कांग्रेस को इस समय मुद्दों की तलाश है, क्योंकि कांग्रेस को किसी भी तरीके से अपनी सक्रिय विपक्ष की जो एक भूमिका है उसको दिखाना है, क्योंकि उसके अधिकांश नेता इस समय नाराज हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह एकदम न्यूट्रल हैं। रही बात हरीश रावत की, तो वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। गणेश गोदियाल एकदम से न्यूट्रल हैं और इस समय कमान करण महाराज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके कंधों पर है और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के कंधों पर है। हालांकि कल कुछ लोगों से बातचीत में प्रीतम सिंह ने जरूर कहा कि हमने चंपावत में कमजोर उम्मीदवार उतारा है, हमको वहां पर किसी बड़े नेता को मुख्यमंत्री के अगेंस्ट उतारना चाहिए था। ये बात कांग्रेस के अंदर लगातार चल रही है। जैसे हमने बात भी की है कि बीजेपी भी कह रही है कि हमें वॉक ओवर दे दिया है कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस अपने एक सशक्त उम्मीदवार मैदान में नहीं उतार पाई है। निर्मला गहतोड़ी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगी और वो भी मुख्यमंत्री के खिलाफ। तो कह सकते हैं कि एज ए लीडर निर्मला गहतोड़ी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा कि आखिरकार उन्हें टिकट मिला और वो मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। लेकिन कांग्रेस कितनी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, इसके आगे भी क्वेश्चन मार्क है। ऐसे में ये जो मुद्दे हैं वो देहरादून में ज्यादा सुनाई देते हैं, क्योंकि अध्यक्ष या बड़े स्तर पर सहकारिता घोटाले को भी उठाया नहीं गया, प्रवक्ता स्तर पर इस बात को उठाया जा रहा है। अगर इस मामले में कांग्रेस मुखर होकर आगे उठाएगी तो तब ये बड़ा मुद्दा बन सकता है, वरना ये महीनों से चला आ रहा है। जैसे यहाँ पर कांग्रेस कह रही कि विभागीय जांच कर इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश बीजेपी की है, एसआईटी की मांग कर रही है, लेकिन एसआईटी की जांच पर भी कितना भरोसा होगा कांग्रेस को, क्योंकि एसआईटी भी तो राज्य सरकार के दायरे में ही आती है। बिल्कुल आपने सही कहा कि भले ही विभागीय जांच से भी कांग्रेस संतुष्ट नहीं है और कांग्रेस का सीधा सीधा निशाना है सहकारिता मंत्री पर। उनका कहना है कि इतना बड़ा गड़बड़झाला बगैर मंत्री की शह के नहीं हो सकता है। लेकिन मंत्री ने भी साफ कर दिया कि आपने हमें गड़बड़झाला नहीं बताया, हमारे संज्ञान में खुद गड़बड़झाला आया और हमने विभागीय जांच बिठा दी है। जहां पर जो दोषी लोग हैं उन्हें हटाया गया है, निलंबित किया गया है, सस्पेंड किया गया है और जो नियुक्तियां गलत हुई हैं उनको भी निरस्त किया गया है। तो ऐसे में हमको एसआईटी जांच की जरूरत नहीं है। दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन राजनीति आप जानते हैं, और खास तौर पर अगर उपचुनाव सामने हो रहा हो, मुख्यमंत्री मैदान में हो, तो छोटे मुद्दे भी बड़े बन सकते हैं। और सहकारिता का मुद्दा तो पहले से ही चला आ रहा है, तो कांग्रेस इसको भी कैश करवाना चाहेगी और अगर मुखर तरीके से उठाएगी तो मामला आगे बढ़ सकता है, क्योंकि मामले में विभाग के घोटाले के जरिए सीधे मंत्री पर कांग्रेस का निशाना। शुक्रिया तमाम जानकारी ज्योत्सना हम तक पहुंचाने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे खबर पर अपडेट लेंगे, लेकिन यहां पर अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जानता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ
वहाँ पर, उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ई नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल। ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था, जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से हो रही है। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। कोरोना धोना नहीं रहना है अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। उत्तराखंड में इन दिनों चारधाम यात्रा चल रही है। कपाट खोलने के मात्र 5 दिन में ही 90,000 से ज्यादा यात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन कर लिए हैं। यात्रियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से बाबा के दर्शन के लिए भक्तों की 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। मुख्य द्वार पर भक्तों की भारी भीड़ के चलते व्यवस्था को संभालना मुश्किल हो रहा है, लेकिन अब प्रशासन ने मंदिर के मुख्य द्वार और वीआईपी द्वार पर पक्की बैरिकेडिंग कर दी है। बैरिकेडिंग लगने से अब यात्रियों को बाबा केदार के अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चारों धामों के लिए सरकार ने यात्रियों की जो संख्या निर्धारित की थी, उस गाइडलाइन की धज्जियां उड़ गई हैं। चारों धामों में श्रद्धालुओं की पहुंचने की संख्या बहुत ज्यादा है। हमारा प्रयास है कि हम बाबा जी के दर्शन, केदारनाथ जी के दर्शन त्वरित गति से कराएं ताकि अधिक से अधिक लोग दर्शन कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा क्यू मैनेजमेंट सिस्टम हो। और तो हमने जो केदारनाथ जी के दर्शन करने यात्री आ रहे हैं उनके लिए एक बैरिकेडिंग की भी एक प्रोविजन रखा है ताकि लोग लाइन बंद होकर एक गेट से एंट्री करें। साथ ही जो वीआईपी गेट की तरफ भीड़ जमा हो जाती थी उसके लिए भी बैरिकेडिंग कर दी गई है तथा यदि कोई अति आवश्यक दर्शन करने की स्थिति आती है तो उनको भी बैचेज में उस समय लिया जाता है जब अन्य भीड़ न हो। तो इससे सुविधा ये हो रही है कि हम 1 मिनट में या 1 घंटे में अधिक से अधिक लोगों को दर्शन करवा पा रहे हैं और लाइन भी त्वरित गति से आगे बढ़ रही है। सारा जानकारी के लिए बात करते हैं सारा समय के एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना से। ज्योत्सना, कांग्रेस तो कह रही कि व्यवस्था चरमरा गई है, लेकिन ग्राउंड पर किस तरीके के हालात है, जो कि सरकार भी मानती है जितना प्रेडिक्शन था उससे ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं? मनु, अगर 4 धामों की बात करूं तो वास्तव में सरकार का जो अनुमान था उससे कई गुना ज्यादा यात्री इस समय आ रहे हैं। हालात ये हैं कि जो स्थानीय स्तर पर, अगर मैं देहरादून से बात करूं कि देहरादून से किसी को पौड़ी जाना है, उसको टैक्सी बुक करवानी है तो उसको टैक्सी नहीं मिल रही है, बसेस नहीं मिल रही हैं। ऋषिकेश में 2-2, 3-3 दिन वेट करने के बाद 4 धाम यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों को बसें मिल रही हैं। जो यहाँ पर धर्मशाला है या होटल है, गेस्ट हाउस है, वहां पर तीर्थ यात्रियों को कई दिन वेट करना पड़ रहा है। और उससे बड़ी बात यह है कि जब वो धामों में पहुंच जा रहे हैं तो वहां पर भी उनको जो दर्शन है वो आसानी से नहीं हो पा रहे। सरकार रेगुलेट करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है, लेकिन मनु जो यहाँ की टोपोग्राफी है, जो भौगोलिक स्थिति है, उसमें यही है कि रास्ता एक ही है। यानी कि आपको गंगोत्री जाना है तो 1 वे सिस्टम है, एक ही रास्ते से जाएंगे, एक ही रास्ते से वापस आएंगे। ना पैदल रास्ते की दूसरी कनेक्टिविटी है, न रोड की दूसरी कनेक्टिविटी है। ऐसा ही गंगोत्री का है, ऐसा ही केदारनाथ का, ऐसा ही बद्रीनाथ का है। लेकिन जो सबसे ज्यादा पैनिक स्थिति इस समय है वो है केदारनाथ धाम में। वहां पर सरकार ने तय किया था कि मैक्सिमम 12,000 लोग एक दिन में दर्शन करेंगे, लेकिन इससे दुगने लोग वहां पर आ रहे हैं जो दर्शन कर रहे हैं। आलम यह है कि एक तो हाई एल्टीट्यूड, बहुत ज्यादा ठंडा, छोटी सी वैली, और लोग वहां घंटों इंतजार कर रहे हैं तब उनको दर्शन करने को मिल रहे हैं। 1 से 2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। टेम्परेचर माइनस होने के बाद लोगों को कार्डिक अरेस्ट हो रहा है, डेथ हो रही है, लोगों को अन्य तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं जिसे लेकर अब सरकार काफी अलर्ट हो गई है। और सरकार ये कतई नहीं चाहती है कि यात्रा को लेकर कोई गलत मैसेज जाए। रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है। केदारनाथ में नंबर बढ़ाया जा रहा है और सरकार ने, जो जिला प्रशासन है, उसको सख्त हिदायत दी है कि वो पूरा रेगुलेट करे, क्योंकि जो बीच बीच में पड़ाव है वहां पर तीर्थ यात्रियों को रोके, क्योंकि सरकार किसी भी अप्रिय स्थिति में
वहां पर कैसे लोगों का बचाव करेगी या कैसे लोगों को जरूरी चीजें देगी, ये सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या है। और मनु मैं आपको बता दूं, हाई एल्टीट्यूड वाली जगह पर तो भीड़ में हो सकता है कि धक्का मुक्की जैसी स्थिति भी बन जाए और वहां पर फिर अगर ऐसी चीजें होती है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा व्यवस्था को संभालना प्रशासन के लिए। तो क्या ऐसा भी संभव है कि कोई श्रद्धालु की एक निश्चित संख्या वहां पर कर दी जाए कि हर डे इतने ही श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे? क्या इस बारे में भी सरकार सोच रही है और क्या क्या स्टेप्स ले रही है सरकार, ये भी बताएं। देखिए मनु, पहले सरकार ने तय किया था कि केदारनाथ धाम में 12,000 लोग पर डे दर्शन करेंगे। सरकार की इसके पीछे जो मंशा थी वो साफ थी कि लगभग 7,000 लोगों की वहां रहने की कैपेसिटी है, यानी कि 7,000 लोग रह सकते हैं और इतने लोग दर्शन करके वापस लौट सकते हैं, हेली से या पैदल रास्ते से। लेकिन सरकार की ये कैलकुलेशन फेल हो गई और वहां हजारों लोग खुले में रहने को मजबूर हैं। आलम यह है मनु कि रात को 3 बजे से 2 बजे से लोग लाइन में लग जा रहे हैं और कड़ाके की ठंड है। रात को तो कई बार टेम्परेचर माइनस में भी चले जाता है। और दूसरा, वहां पर मौसम का कुछ ऐसा मिजाज रहता है कि दोपहर बाद अक्सर बारिश होती है, आजकल भी रोज बारिश हो रही है। तो आप सोचिए कि ठंड में कोई श्रद्धालु बारिश में भीगकर पहुंचता है और फिर वो ठंड में लाइन में खड़ा रहता है तो उसकी हेल्थ प्रॉब्लम होगी। सरकार इन सब चीजों को मॉनिटर कर रही है और अब जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस संख्या को बढ़ाने की कोशिश है कि लगभग 15,000 तक पर डे संख्या निर्धारित कर दी जाए। और साथ ही जिला अधिकारी को कहा जा रहा है कि पैदल मार्ग में भी जो पड़ाव है, चाहे हम रामबाड़ा की बात करें, उसके अगेंस्ट जो अब लिंचोली है, छोटी लिंचोली है, रुद्रा पॉइंट है, यहाँ पर कुछ टेंट कॉलोनी बनाई गई है। तो यहाँ पर यात्रियों को रोक करके केदारनाथ में यात्रियों को नियंत्रित किया जाए। इसके अलावा सोनप्रयाग, गुप्त काशी में भी एक संख्या में यात्रियों को रोका जाए ताकि उनको असुविधा भी ना हो, वो दर्शन करने आए तो अच्छे ढंग से दर्शन भी कर ले और सकुशल वापस भी चले जाए। लेकिन इस समय बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है कि ऋषिकेश में ही हजारों की संख्या में इस समय लोग हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि उनको गाड़ी मिले और वो 4 धाम के लिए निकले। लगभग 9 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। ये जून मिड तक का रजिस्ट्रेशन है। तो आप समझ सकती हैं कि सरकार के लिए बहुत आसान नहीं है सारी चीजों को मॉनिटर भी करना, रेगुलेट भी करना। 2 साल बाद अब 4 धाम यात्रा की शुरुआत हुई है तो श्रद्धालु भी जाहिर तौर पर एक्साइटेड होंगे, लेकिन यहाँ पर सरकार को अपने इंतजामों को बेहतर करना होगा। क्योंकि जो कश्मीर में, आपको याद होगा, जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी के दौरान जो घटना नए साल पर हुई थी, उसे दोबारा कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि उसके राज्य में इस तरीके की घटना दोहराई जाए। बिल्कुल, देखिए इसीलिए सरकार बहुत अलर्ट है। और मनु, हम जम्मू कश्मीर की घटना तो अभी ताजी है, 2013 की आपदा को नहीं भूलें। पहाड़ी इलाका, यहाँ कभी भी किसी भी तरीके की आपदा हो सकती है। 2013 को जब 16 जून को आपदा आई थी मनु, उस दिन भी केदार धाम में 25,000 के लगभग लोग मौजूद थे, रिकॉर्ड लोग थे। उस समय भी यात्रा बहुत चरम पर थी उस साल, लेकिन अचानक जून के महीने ही सैलाब आया और उसकी तबाही आप जानती हैं कि कितनी जबरदस्त तबाही थी कि पूरी केदार घाटी एक किस्म से वीरान हो गई थी। पूरा वहां पर हालात जो थे वो देखते ही, उस मंजर को देखते ही हमारी भी रूह सियार उठती थी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि 2 साल बाद कपाट ओपनिंग सेरेमनी में श्रद्धालुओं को आने का मौका मिला। और जिन लोगों की आस्था होती है वो लोग बहुत दूर से आते हैं। मनु, मैंने खुद देखा है क्योंकि कई बार मुझे ओपनिंग में रहने का मौका मिला है बद्री केदार में, और मैंने वो जुनून, और इस बार तो 2 चीजें हैं, आस्था और श्रद्धा, और मैदान का तापमान। यानी में मौसम बहुत खुशनुमा है, साथ आस्था और श्रद्धा है, तो यात्रियों की संख्या में बहुत ज्यादा इजाफा है। इस बार आपको मास्क नहीं पहनना है, डिस्टेंस नहीं है, अपने आराध्य को आप सीधे सामने जाके देख सकते हैं। पिछले कोई भी चीज अगर कैपेसिटी से ज्यादा होती है तो वो मुश्किल का चुनौती खड़ी कर देती है सरकार के सामने। इसलिए बेहतमूड होगा देखना आपकी किस तरह से इंतजामों को बेहतर करती है सरकार, क्या स्टेप उठाती है। शुक्रिया तमाम जानकारी ज्योत्सना हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। प्राइवेट स्कूलों को 25% गरीब बच्चों को हर हाल में एडमिशन देना होगा। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने हल्द्वानी के पास में प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधकों के साथ बैठक के दौरान ये हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल ने जो फीस निर्धारित की है वही फीस छात्र छात्राओं से ली जाएगी। इस दौरान उन्होंने सरकारी स्कूलों में व्यवस्थाओं को बेहतर करने के अधिकारियों के निर्देश दिए। पेच भी कसे। बैठक के दौरान 100 दिन के अंदर सभी करने स्कूल दे रहे हैं।
स्कूल में हम 15-15 हजार रुपये दे रहे हैं और प्रत्येक इंटर 20-20 हजार रुपये दिए जाएंगे ताकि वो स्कूलों में एक पुस्तकालय भी बना दें और खेल की सामग्री भी दे दें। प्रत्येक स्कूल को शौचालय से लेके बिजली का कनेक्शन के लेके कंप्यूटर से लेके और स्मार्ट क्लास तक हम प्रत्येक इंटरमीडिएट कॉलेज को दे रहे हैं और 1000 स्कूलों को इस बार हम लैब दे रहे हैं, फिजिक्स लैब दे रहे हैं, केमिस्ट्री लैब दे रहे हैं, जूलॉजी और बॉटनी की लैब दे रहे हैं। 100% टीचरों की नियुक्तियां की जाएंगी। 100 दिन का टारगेट हमारी सरकार का है और इतना ही नहीं, इस बार हमने प्रवेश उत्सव चलाया है। अभी तक 1,32,000 बच्चों ने हमारे सरकारी स्कूल में एडमिशन ले लिया है और हमने ये भी तय किया है कि 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस है। उस दिन हम अपने उत्तराखंड राज्य में 5 लाख लोगों से शपथ दिलाएंगे कि वो तंबाकू का सेवन जो है बंद करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विपिन चंद्रा। विपिन, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की तरफ से जो प्राइवेट स्कूल पर टिप्पणी की गई है, माना जाए कि जो वसूली जबरन फीस को लेकर की जा रही थी, मनमाने दाम वसूले जा रहे थे, अब उस पर लगाम लगेगी? बिल्कुल, जिस तरीके से जो है गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर जो सख्ती है वो बढ़ाती चली जा रही है। माना जा रहा है कि जो फीस है, फीस इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जो परिवार हैं उनके अपने 2 बच्चों का लालन पालन भी वो सही से नहीं कर पा रहे हैं स्कूली शिक्षा को लेकर। इसी बात को लेकर ज्यादातर, क्योंकि प्रदेश के अंदर क्या सभी जगह मैक्सिमम जो स्कूल्स होते हैं वो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, सरकारी स्कूल काफी कम होते हैं और प्राइवेट स्कूल में ही मोस्टली लोग पढ़ाना पसंद करते हैं। तो इन्हीं कारणों को देखते हुए जो उनकी फीस है, फीस को गवर्न करने की बात गवर्नमेंट लगातार करती रही है। फीस एक्ट की बात गवर्नमेंट ने की और उसका पूरा डिजाइन हो चुका है। वो कब से लागू होगा और किस तरीके का जो है फीस को की जो स्थितियां बनी हुई हैं, घर परिवार जो है इस बात को लेकर ज्यादा आशंकित हैं कि वो कहीं अपने बच्चों को ना पढ़ा पाए। इसी बात को लेकर कुछ पेरेंट्स एसोसिएशन है, उन्होंने शिक्षा मंत्री से मुलाकात करी थी और शिक्षा मंत्री से मुलाकात करके एक बात और शिकायत करी थी कि जो प्राइवेट स्कूल है उनकी ज्यादा मनमानी है, किताबों की इसके अलावा जो और अन्य खर्चे भी हैं वो भी काफी ज्यादा है। इसी बात को अंकुश लगाने की बात उन्होंने कही थी। तो जो मंत्री हैं, मंत्री ने बैठक करके सभी शिक्षा अधिकारियों को डायरेक्शन दिए हैं कि वो इस बात को सुनिश्चित कर लें कि किसी भी स्कूल के अंदर जो फीस है उसको जो है कम किया जाए। क्या कितनी कम हो सकती है, उसमें एक्ट में प्रोविजन किया गया है। इसके अलावा 100 दिन का उन्होंने एक चार्ट बनाया कि किस तरीके से अब जो है एजुकेशन, जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो माध्यमिक एजुकेशन है, उसको को करना है। क्योंकि कई स्कूल्स में देखा गया कि फिजिक्स लैब नहीं है, इसके अलावा कई स्कूल्स में जो है लाइब्रेरी नहीं है। इस बात की भी चिंता जो है जो धन सिंह रावत हैं उन्होंने करी है। उनका कहना है कि 20-20 हजार 10-10 हजार करके प्रत्येक स्कूल को दिए जाएंगे और एक रोड चार्ट पूरा उन्होंने बनाने की बात कही है कि जिस तरीके से उत्तराखंड के जो ग्रामीण सुदूर इलाकों में जो स्कूल हैं उनमें शिक्षक पहुंचे, इसको भी दुरुस्त करने की बात। चलिए विपिन, देखना होगा कि रोड चार्ट पर कितना सरकार अमल कर पाती है और प्रशासन उसे किस तरीके से लागू करेगा। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधम सिंह नगर के बाजपुर में दहेज हत्या के आरोप में पुलिस ने पति और सास को गिरफ्तार कर लिया है। बाजपुर की सीओ वंदना शर्मा का कहना है कि मृतका के परिजनों की तहरीर पर यह कार्रवाई की गई। दरअसल बीते महीने आपको बता दें कि बाजपुर के बरहनी गांव में नीतू नाम की महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। क्षेत्र का मामला है। इसमें एक मृतका नीतू पत्नी सोनू, इसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी बीते दिनों। उसमें इसका पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उसके बाद इसके परिजनों द्वारा इसमें मुकदमा लिखवाया गया। ये बात सामने आई है कि इसके ससुराल वाले, इसमें इसकी सास और इसका पति इसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे लंबे समय से और इसी के क्रम में आज सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इसमें इसकी सास रन्नू देवी और इसके पति सोनू की गिरफ्तारी कर ली गई है। माननीय न्यायालय के समक्ष इनका रिमांड लिया जाए। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए सारा समय के साथ